वेलकम टू बिहार मैटर्स। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी श्रृंखला का पहला लेक्चर है, जिसे हम लेक्चर 1 कहेंगे। और आज का जो विषय है वो है भारत का भूवैज्ञानिक विकास, यानी जियोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल। और देखिए, चर्चा शुरू करने से पहले ये स्पष्ट कर देना बहुत ज़रूरी है कि ये विषय बिहार गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए कितना अहम है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, एसआई हो या फिर टीचर एग्जाम्स हो। हाँ, मतलब यहाँ से सीधे सीधे सवाल बनते हैं। और ये लेक्चर पूरी तरह से एनसीईआरटी क्लास 11 की, जो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट किताब है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो प्रामाणिक डेटा है उस पर आधारित है। सही कहा। और आज की कक्षा की जो मूल अवधारणा है, जो कोर आइडिया है, वो ये है कि भारत का जो वर्तमान भूगोल हम देखते हैं वो अचानक नहीं बना। ये प्लेट टेक्टोनिक्स यानी प्लेट विवर्तनिकी और लगभग 4.5 बिलियन वर्षों के भूवैज्ञानिक विकास का अंतिम परिणाम है। एकदम सही। और छात्रों को ये भी स्पष्ट कर दें कि इस पूरे डीप डाइव में टोन पूरी तरह से अकादमिक और परीक्षा उन्मुख रहने वाली है। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की सुविधा के लिए हम तकनीकी शब्दों का, मतलब टेक्निकल टर्म्स का प्रयोग अंग्रेजी में भी करेंगे। बिल्कुल। इससे सभी को विषय वस्तु समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के निर्माण को समझने से पहले पृथ्वी के व्यापक भूवैज्ञानिक इतिहास को समझना होगा, जिसे हम मैक्रो अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये मैक्रो अंडरस्टैंडिंग क्या है? तथ्यों के अनुसार देखा जाए तो पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ये इतना बड़ा समय है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाँ, 4.6 बिलियन वर्ष। मतलब इसे समझने के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प रूपक का उपयोग करती हूँ। मान लीजिए कि पृथ्वी के 4.6 बिलियन वर्ष के इतिहास को हमने एक 24 घंटे की घड़ी में बदल दिया है। अच्छा, 24 घंटे की घड़ी? हाँ, तो मान लीजिए रात के ठीक 12 बजे पृथ्वी का निर्माण होता है। अब इस घड़ी में एक युग आता है जिसे प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं। भूविज्ञान में ये कालखंड इतना विशाल है कि यह पृथ्वी के कुल इतिहास का लगभग 88% हिस्सा कवर कर लेता है। वेट, रियली? 88%? जी हाँ। यानी अगर वो 24 घंटे की घड़ी रात 12 बजे शुरू होती है, तो ये प्री कैम्ब्रियन युग रात 12 बजे से शुरू होकर अगले दिन शाम के लगभग 9 बजे तक चलता रहता है? एग्जैक्टली। शाम के 9 बजे तक तो सिर्फ बुनियादी ढांचा ही बन रहा था पृथ्वी का। और डेटा बताता है कि इसी लंबे समय के दौरान लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। लाइफ बिगिन्स। ये सच में हैरान करने वाला है। लेकिन मैं यहाँ एक अकादमिक प्रश्न उठाना चाहूंगा। परीक्षा के नजरिए से इस विशाल समय रेखा को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब छात्रों को ये प्री कैम्ब्रियन युग क्यों याद रखना चाहिए? बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, इसका कारण यह है कि भारत की जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं, जिन पर पूरा प्रायद्वीपीय भारत टिका हुआ है, उनकी जड़ें इसी लंबे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन काल से जुड़ी हैं। ओहो, मतलब भारत की नींव उसी समय रखी गई थी। बिल्कुल। अगर ये नींव समझ में आ जाए तो भारत के भूगोल की पूरी इमारत को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये इमारत का उदाहरण बहुत सटीक है। चलिए इसी रूपक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर भारत की भौतिक संरचना को, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर को एक घर की तरह देखा जाए, तो भूवैज्ञानिक आधार पर इसे मुख्य रूप से 3 प्रमुख इकाइयों में बांटा गया है। मेजर यूनिट्स। सही कहा। इस घर का सबसे पहला और सबसे पुराना हिस्सा है इसकी मजबूत नींव, जिसे हम पेनिनसुलर ब्लॉक या प्रायद्वीपीय खंड कहते हैं। दूसरा हिस्सा है इस घर की विशाल दीवारें, यानी हिमालयन रीजन, जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे नया है, राइट? यंगेस्ट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और तीसरा हिस्सा है इस घर का फर्श, यानी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स या सिंधु गंगा के मैदान, जिनका निर्माण बिल्कुल हाल ही में हुआ है, रीसेंट। जब हम बीपीएससी या अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं, तो अक्सर इन तीनों विभाजनों का कालानुक्रमिक क्रम, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत आम सवाल है। तो छात्रों को ये क्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पुरानी नींव, फिर दीवारें और अंत में फर्श। तो चलिए सबसे पहले इस घर की नींव यानी पेनिनसुलर ब्लॉक की बात करते हैं। ये भारत का मूल आधार है, कोर फाउंडेशन। बिल्कुल। और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, इसकी आयु उसी प्री कैम्ब्रियन युग से जुड़ी है। मतलब ये 540 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुरानी संरचना है। इस प्रायद्वीपीय खंड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये एक अत्यंत स्थिर क्रेटॉन है। ये क्रेटॉन शब्द भूविज्ञान में बार बार आता है। छात्रों की वैचारिक स्पष्टता के लिए इसका असल में वैज्ञानिक मतलब क्या है, ये कैसे काम करता है? देखिए, भूविज्ञान में क्रेटॉन पृथ्वी की पपड़ी
यानी क्रस्ट के उस प्राचीन, कठोर और स्थिर भूखंड को कहते हैं जिसने करोड़ों वर्षों से कोई बड़ी विवर्तनिक हलचल या टूट-फूट नहीं देखी है। मतलब ये बहुत स्टेबल रहता है। हाँ, ये मुख्य रूप से अत्यंत कठोर आग्नेय यानी इग्निशियस और कायांतरित यानी मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना होता है। अगर हम इसके सब डिविजन्स की बात करें तो मध्य भारत का सेंट्रल हाईलैंड्स और दक्षिण का डेक्कन प्लेटो इसी क्रेटॉन का हिस्सा है। अच्छा, तो ये पूरा हिस्सा एक ही कठोर प्लेट है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ी अवधारणा यानी की कॉन्सेप्ट ये है कि अपने निर्माण के बाद से ये प्रायद्वीपीय भाग कभी भी पूरी तरह समुद्र के नीचे नहीं डूबा, नेवर सबमर्ज्ड अंडर सी, इसीलिए ये इतना स्थिर है। एक मिनट, मैं यहाँ एक विरोधाभास सामने रखना चाहूंगा। अगर यह प्रायद्वीपीय खंड इतना ही स्थिर और कठोर है जिसे कोई हिला नहीं सकता, तो फिर अक्सर मध्य या दक्षिण भारत में भूकंप के झटके क्यों महसूस होते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लातूर में आया वो भयानक भूकंप? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यही वो बिंदु है जहां अक्सर परीक्षा में भ्रांतियां पैदा होती हैं। जब ये कहा जाता है कि पेनिनसुला ब्लॉक स्थिर है, तो इसका मतलब है कि ये प्लेट के किनारों मतलब प्लेट बाउंड्रीज की तरह सक्रिय नहीं है जहां दो महाद्वीप सीधे टकरा रहे हों। अच्छा, तो ये किनारों से अलग है। हाँ, लेकिन इस विशाल कठोर प्लेट के अंदर भी कुछ पुरानी दरारें या भ्रंश मौजूद है जिन्हें फॉल्ट लाइन्स कहते हैं। जब ये पूरी प्लेट उत्तर की ओर खिसक रही है तो इस कठोर प्लेट पर एक भारी दबाव बनता है। और उस दबाव के कारण हाँ, कभी-कभी उन पुरानी दरारों में ऊर्जा के अचानक मुक्त होने से इंट्राप्लेट भूकंप आते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम हिमालयी क्षेत्र से इसकी तुलना करें तो ये खंड अभूतपूर्व रूप से स्थिर ही माना जाता है। समझ गया, ये बात अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। लेकिन ये प्रायद्वीपीय खंड हमेशा से आज की स्थिति में तो नहीं था। मतलब उत्तरी गोलार्ध में इस नींव ने बहुत लंबी यात्रा की है। बिल्कुल की है। प्राचीन काल में, यानी लगभग 200 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व, ये गोंडवाना लैंड नामक एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। गोंडवाना लैंड की इस कहानी को एल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। गोंडवाना एक ऐसा विशाल भूखंड था जिसमें आज का भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक साथ जुड़े हुए थे। वाह, अंटार्कटिका भी? हाँ, वेगनर ने पाया कि अगर इन महाद्वीपों को एक साथ लाया जाए तो वे एक जिगसॉ पजल की तरह आपस में एकदम फिट बैठ जाते हैं। ये सोचना ही रोमांचक है कि आज जो अंटार्कटिका पूरी तरह से बर्फ से ढका है, वो कभी भारत से जुड़ा हुआ था। तो जब ये गोंडवाना टूटा तो भारतीय प्लेट ने, इंडियन प्लेट ने अपनी एक अलग यात्रा शुरू की। बिल्कुल, और डेटा बताता है कि पहले ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक संयुक्त हिस्सा थी। फिर ये उत्तर दिशा यानी नॉर्थवर्ड की ओर खिसकना शुरू हुई। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस प्लेट की गति। मतलब शोध बताते हैं कि शुरुआत में भारतीय प्लेट की गति लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी। जी हाँ, 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर, जहां चीजें आमतौर पर मिलीमीटर में खिसकती हैं। यह गति किसी फॉर्मूला 1 रेसिंग कार की तरह थी। Here's where it gets really interesting. जब भारतीय प्लेट इतनी तेज गति से उत्तर की ओर बढ़ रही थी, तो इस गति ने भविष्य की उस भौगोलिक संरचना की नींव कैसे रखी जो आज भारत की पहचान है? मतलब इस गति का अंतिम परिणाम क्या होना था? देखिए, इसे एक बेहद धीमी गति से होने वाले भयानक कार क्रैश यानी स्लो मोशन कार क्रैश की तरह देखा जा सकता है, जो लाखों सालों तक चला। भारतीय प्लेट तेजी से उत्तर की ओर बढ़ रही थी, जहां पहले से यूरेशियन प्लेट मौजूद थी। और इन दोनों विशाल भूखंडों के बीच में एक सागर था, राइट? तेथिस सी या तिथिस सागर, गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच का यह प्राचीन सागर। एग्जैक्टली। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स में एक कन्वर्जेंट बाउंड्री यानी अभिसारी सीमा का निर्माण था। इस महाटकराव में वो विशाल टेथिस सागर बीच में फंस गया। तो यहीं से हमारे उस विरोधाभास वाले सवाल का जवाब मिलता है जो परीक्षाओं में असर्शन रीजन वाले फॉर्मेट में पूछा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी मरीन फॉसिल्स कैसे मिल सकते हैं? मैं इसे बहुत स्पष्ट तरीके से समझाती हूँ। जब दोनों विशाल प्लेटें आपस में टकराईं तो टेथिस सागर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और अंततः गायब हो गया। उस सागर की तलहटी में जो लाखों सालों का मलबा और अवसाद था यानी सेडिमेंट्स,
वो इस भारी दबाव के कारण सिकुड़कर मुड़ने लगा और ऊपर उठने लगा। हाँ, इसे इस तरह समझिए कि अगर फर्श पर बिछे किसी मोटे कालीन को दोनों तरफ से जोर से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा मुड़कर ऊपर उठ जाएगा। फोल्डिंग हो जाएगी। अच्छा, तो इसी फोल्डिंग से हिमालय का निर्माण हुआ। बिल्कुल ठीक इसी तरह उन समुद्री अवसादों के मुड़ने से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों हिमालय का निर्माण हुआ और इसीलिए हिमालय की 8,800 मीटर ऊंची चोटियों पर भी समुद्री जीवाश्म मिलते हैं, क्योंकि वो चोटी कभी टेथ्रिस सागर का तल हुआ करती थी। ये सच में एक अचूक प्रमाण है और ये टकराव लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। लेकिन हिमालय तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी युवा वलित पर्वत। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि ये टकराव आज तक जारी है, टेक्टोनिकली एक्टिव। भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है, इसीलिए हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है। यानी हमारे घर की ये दीवार अभी भी बन रही है। हाँ, और इसीलिए हिमालय में लगातार इतने भयंकर भूकंप, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। बिल्कुल सही। हिमालय के निर्माण की ये कहानी तो चल ही रही थी, लेकिन जब भारतीय प्लेट उत्तर की ओर इस लंबी यात्रा पर थी, तो इसी सफर के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में एक और बहुत बड़ी हलचल हुई। आप डेक्कन ट्रैप की बात कर रही हैं ना? जी हाँ, एक ऐसी घटना जिसने भारत के खनिजी स्वरूप को तय किया, दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। लेकिन ये निर्माण कोई सामान्य भूवैज्ञानिक घटना नहीं थी। ये तो ज्वालामुखी विस्फोट यानी वॉल्केनिक इरप्शन का परिणाम था। बिल्कुल। जब भारतीय प्लेट अपनी यात्रा के दौरान रियूनियन हॉटस्पॉट के ठीक ऊपर से गुजरी, ये पृथ्वी के आवरण का वह क्षेत्र है जहां से अत्यधिक गर्म मैग्मा ऊपर उठता है, तो प्रायद्वीपीय प्लेट में विशाल दरारें आ गईं। इसके बाद एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। और ये लावा इतना तरल था कि लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में परतों के रूप में फैल गया। इसी लावे के ठंडा होकर जमने से बसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ, जो आज मुख्य रूप से महाराष्ट्र और मध्य भारत में है। हाँ, और इस घटना का एक बहुत बड़ा वैश्विक संबंधी है, ग्लोबल लिंक। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि दक्कन के इन महाज्वालामुखी विस्फोटों से इतनी अधिक मात्रा में जहरीली गैसें वायुमंडल में गईं कि इसका सीधा संबंध उस काल के डायनासोर्स के सामूहिक विनाश से, यानी मैस एक्सटिंक्शन से जुड़ता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द एग्जाम? अगर परीक्षा के नजरिए से देखा जाए, खासतौर पे बीएससी और एसआई जैसी परीक्षाओं में, तो वहां संसाधनों और चट्टानों की प्रणाली का सीधा मिलान यानी मैचिंग पूछा जाता है। रॉक सिस्टम डेटाबेस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। इस प्रणाली को कालानुक्रम में समझ लेना चाहिए। सबसे पहले हैं आर्कियन रॉक्स। ये पृथ्वी की कुछ सबसे पुरानी चट्टानें हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के मूल आधार में पाई जाती हैं। उसके बाद आती है धारवाड़ सिस्टम। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण धात्विक खनिज मिनरल्स जैसे लोहा, सोना कहाँ मिलते हैं, तो उत्तर है धारवाड़ चट्टानों में। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसका विज्ञान ये है कि धारवाड़ चट्टानें वास्तव में आर्कियन चट्टानों के ही कायांतरण और अवसादन से बनी है। करोड़ों वर्षों की अत्यधिक गर्मी और भारी दबाव ने इन बिखरे हुए खनिजों को एक जगह केंद्रित कर दिया। और फिर आते हैं गोंडवाना रॉक्स। जब भी गोंडवाना का नाम आए तो छात्रों को उसे सीधे कोयले के भंडार, कोल डिपॉजिट्स से जोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। भारत का लगभग 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। जब गोंडवाना महाद्वीप के हिस्से अलग हो रहे थे, तो जमीन में बड़े बड़े भ्रंश बने। उन दरारों में उस समय के विशाल जंगल दब गए, जो आज कोयले में बदल चुके हैं। ये सब आपस में कितना जुड़ा हुआ है। तो घर की नींव और दीवारें पूरी तरह समझ में आ गई हैं। अब भारत की तीसरी और सबसे नई भौगोलिक संरचना पर आते हैं। इस घर का फर्श यानी इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदान। हिमालय के निर्माण के बाद उन विशाल पहाड़ों से निकलने वाली नदियों ने भारत के इस मैदानी भाग का निर्माण किया। मतलब इन मैदानों का निर्माण मुख्य रूप से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। डिपोजिशन। हाँ, और भूवैज्ञानिक समय के अनुसार ये निर्माण बहुत ही हाल की घटना है। ये क्वाटरनरी पीरियड में, मतलब लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। जब हिमालय तेजी से ऊपर उठ रहा था, तो उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत गहरी खाई बन गई थी।
और नदियों ने अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाकर इस विशाल खाई को भर दिया। इसीलिए इन मैदानों में जलोढ़ मिट्टी यानी अलूवियल डिपॉजिट्स की इतनी मोटी परत पाई जाती है जो इसे अत्यधिक उपजाऊ, हाईली फर्टाइल बनाती है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं इन तीनों मुख्य क्षेत्रों की संरचना को एक विश्लेषणात्मक ग्रिड के रूप में प्रस्तुत करूं, हाँ, ये छात्रों के लिए बहुत मददगार होगा। तो देखिए, पहला हिमालय, ये फोल्ड माउंटेन है और विवर्तनिक रूप से अस्थिर यानी अनस्टेबल है। दूसरा पठार, ये सुपर क्रेटोन है और अत्यधिक स्थिर, स्टेबल है। और तीसरा मैदान, ये डिपोजिशनल है और अर्धस्थिर, सेमी स्टेबल है। यह ग्रिड रिवीजन के लिए एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन लेक्चर के अंत में नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए छात्रों को कुछ सामान्य गलतियों या ट्रैप से आगाह करना बहुत जरूरी है। यूपीएससी और बीपीएससी में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर प्रश्न कहता है कि हिमालयाज आर ओल्डेस्ट या हिमालय सबसे पुराने हैं, तो ये सीधा सीधा रॉन्ग है। सही तथ्य है कि वो यंगेस्ट हैं, सबसे नए हैं। दूसरा आम ट्रैप ये है कि पेनिनसुलर इंडिया यानी पेनिनसुलर भारत टेक्टोनिकली एक्टिव है, ये भी रॉन्ग है। सही तथ्य है कि वो स्टेबल है, स्थिर है। और तीसरा ट्रैप, प्लेन्स आर एंशिएंट, मतलब मैदान प्राचीन है, ये भी रॉन्ग है। सही तथ्य है कि मैदान रीसेंट हैं, हाल के हैं। तो चलिए एक अंतिम अल्ट्रा रिवीजन करते हैं मुख्य बिंदुओं का। टॉपर ग्रिड, गोंडवाना मतलब सुपर कॉन्टिनेंट, हिमालय मतलब प्लेट कोलिजन, प्लेन्स मतलब रिवर डेपोजिशन और डेक्कन मतलब वॉल्केनिक। परफेक्ट। बीपीएससी और अन्य राज्य परीक्षाओं में इन तथ्यों का बहुत महत्व है। छात्रों को इन बिंदुओं का अच्छे से रिवीजन करना चाहिए। लेकिन जाने से पहले मैं छात्रों के लिए एक विश्लेषणात्मक विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। यदि भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर की ओर खिसक रही है और हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है, जिसके कारण लगातार भूकंप आ रहे हैं, तो आने वाले भूवैज्ञानिक भविष्य में उत्तर भारत के इन मैदानी इलाकों की स्थिरता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या नदियां अपना रास्ता बदल लेंगी? ये सच में बहुत गहरा और तार्किक प्रश्न है जो सोचने पर मजबूर करता है। भूविज्ञान कोई रुकी हुई तस्वीर नहीं है। बिल्कुल। और ये इंडियन ज्योग्राफी श्रृंखला अगले सत्र में जारी रहेगी, जहां हम ऐसे ही और विषयों का गहन विश्लेषण करेंगे। तो छात्रों, अपनी तैयारी मजबूत रखें। धन्यवाद। ये बिहार मैटर्स की आज की कक्षा थी।